बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। मेरे साथ हैं इंतहाई सीनियर, इंतहाई मोतमद मेरे दोस्त, मेरे भाई, सीनियर जर्नलिस्ट हैं फ़खरुर रहमान भाई जी। ईरान पे हमला होने की सूरत में या हमला करने की सूरत में पहली बात यह है कि वो फ़िज़ाई हदूद कौन-कौन सी इस्तेमाल होगी। नंबर 1 उसमें तुर्की है, उसमें कतर है, उसमें आपका सऊदी अरब है, उसमें पाकिस्तान है। ये हो सकते हैं। कौन सी सरजमीन इस्तेमाल होगी, नंबर 1। और हमें मालूम है कि तुर्की, कतर और सऊदीया ये इनकार कर चुके हैं कि ये हमारी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं होगी ईरान पर हमले के लिए। उसके बाद बच जाता है पाकिस्तान और फिर साथ ही खबर आती है एक अफ़गानिस्तान की बगराम एयरबेस की। ये 2 चीज़ें आपने बतानी हैं, आपका क्या इस पे है तज्ज़िया और ख़बर। दूसरा, इसके साथ ही हम मिला लेते हैं कि गज़ा में फ़ौज भेजनी थी हमने और मुआहदे पे दस्तखत भी कर दिए और उस जो अमन फ़ोर्स है, स्टेबलाइज़ेशन फ़ोर्स, उसका मकसद ये था कि वहाँ के जो हमास और हिज़्बुल्लाह जो मिलिटेंसी है, मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, अस्करी ग्रुप्स या फ़लस्तीन की आप कह लें गैर रस्मी फ़ौज, उसको अनआर्म्ड करना था और इसराइल की सिक्योरिटी को यकीनी बनाना था। थोड़ा-सा पीछे चले जाएँ, जब यूएन जनरल असेंबली का इजलास चल रहा था, तो 5-6 ममालिक के सरबराहान मिले थे सदर ट्रंप से। इंडोनेशिया के सदर ने स्पीच की थी कि हमें इसराइल की सिक्योरिटी का सोचना चाहिए क्योंकि उसकी सिक्योरिटी होगी तो फ़लस्तीन और गज़ा के लोगों की होगी। इस तनाज़ुर में अब आ जाएँ कि पाकिस्तान से क्या डिमांड की जा रही होगी और ये जो कतर का फ़ोन और तुर्की, सऊदी अरब और कतर, ये अब एक पेज पे हैं आई थिंक। और दूसरी जानिब आ जाता है यूएई। यूएई और इसराइल, ये एक पेज पे हैं और यूएई बैकडोर चैनल पे इसराइल के साथ अगर कोई विंडो ओपन है हमारा, वो मिस्र के ज़रिए है, उर्दन के ज़रिए है और यूएई के ज़रिए है, या फिर एक आ जाता है अज़रबैजान। इस सारी सूरत हाल में ज़रा बताइएगा कि क्या मंज़रनामा बनता जा रहा है और पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? क्योंकि अब जो हुआ है ये मामला, ईरान इस वक़्त सपोर्ट कर रहा है हिज़्बुल्लाह को और हमास को। उसको अनआर्म नहीं किया जा सकता जब तक कि इस तरीके से या तो बराह रास्त फ़ौज जाए या फिर ईरान को काबू किया जाए। अच्छा देखिए मैं जो है ना आपको एक बात बताऊँ कि देखें अभी जब हमने ये गुफ्तगू शुरू की तो उससे पहले मैं देख रहा था कि जो स्टीव विटकॉफ हैं, हाँ जी। अमेरिका के मिडल ईस्ट के खुसूसी एलची, हाँ जी। उनका बयान आया कि जी वो गजा के हवाले से नए अमन प्लान का आगाज करने जा रहे हैं। एकदम ठीक। ये बात आ गई है अभी। अभी एक तरफ यानी कि ईरान पे हमले की बात हो रही है हुँ। और बरतानिया की तरफ से खबर आई कि जी अभी हमला ना करें, हुँ। क्योंकि वहाँ पे अवामी बगावत जो थी वो नाकाम हो गई है। जी। अब बात ये है कि मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि सिंसेरिटी जो है ना वो लैक है, क्योंकि यहाँ पे ईरान में जमहूरियत ना का कोई मामला नहीं है कि हुँ। उनको सिर्फ ये है कि वहाँ पे हम अपनी मर्जी की टाउट हुकूमत, पपेट हुकूमत जो है ना वो ले आए। अब ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि मैंने आपसे ये कहा कि सालों साल की जो पाबंदियां हैं उससे ईरानी अवाम जो है वो इतनी तंग आ चुकी है, बावजूद इसके कि उनके पास पेट्रोल है, सब कुछ है। तो एक आज़ाद फिजा में सांस लेना जो है वो ऑब्वियसली, अब आप देखें कि ये एक अजीब किस्म का तजाद है कि पाकिस्तान में 8 फरवरी के इलेक्शन के मैंडेट पर, अवामी मैंडेट पर डाका पड़ता है जी। और उसकी सारी चीख चीख के पाकिस्तानी अवाम जो है वो बताती है
अमरीकी इंतज़ामिया को कि पाकिस्तान में जमहूरियत के ऊपर जो है ना शब खून मारा गया है, तो आप इसके ऊपर वो करें। लेकिन जो ईरान में इलेक्शन हुए, उसको सबने तस्लीम किया। ईरानी सदर का जो इलेक्शन था, उसके ऊपर कोई रिगिंग की कंट्रोवर्सी नहीं थी। और उसके हवाले से कोई रिपोर्ट्स इस तरह की नहीं आई। वरना देखें ना, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हमास का मामला कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी है कि आप जो फ़लस्तीन का मामला है उसको हल करें। फ़लस्तीन का मामला हल करने के लिए आप ईरान के ऊपर चढ़ाई करेंगे तो मामला और ख़राब हो रहा है। क्योंकि फ़लस्तीन का मामला हल होगा तो ईरान के पास हमास जैसी तंजीम के लिए कोई जस्टिफिकेशन नहीं रहेगी। लेकिन आप हमास तो एक नाम है ना जी, वहाँ अल-फतह ग्रुप भी है, वहाँ पे और दीगर ग्रुप भी, हिज़्बुल्लाह भी है। तो जहाँ-जहाँ मुख्तलिफ खित्ते के में इस तरह के मामलात हैं, वहाँ पे ग्रुप्स भी मुख्तलिफ हैं। अफ़गानिस्तान देख लें। अब अफ़गानिस्तान में 20 साल अमेरिकन्स जो थे वो लड़ते रहे, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किए और जिनकी हुकूमत गिराई थी उन्हीं को हुकूमत सौंप के वो 20 साल के बाद वापस चले गए और हम फार्मूला लेकर आए कि वहाँ पे अब रेजिम चेंज होनी चाहिए। देखें, अब ईरान की आबादी 80 मिलियन 90 मिलियन आबादी है वहाँ की और इतना बड़ा मुल्क है वो। और उसके बाद ईरानियंस जो हैं वो आपको याद होगा पर्शियन एम्पायर से जाने पहचाने जाते हैं। ये वो पर्शियन एम्पायर है जो कि एक ज़माने में आधी दुनिया के ऊपर वो रूल करते थे, उनका इक़्तिदार था। तो ये बिल्कुल फ़ॉर्मूला बिल्कुल गलत है, ये जिसने भी मशवरा दिया ये सही नहीं है कि रेजिम चेंज ऑपरेशन की तरफ जाया जाए। तो अब आप देखें चाहे रेजिम चेंज का मामला अफ़गानिस्तान का था या ईरान का है, दोनों जगह पर ये मुमकिन नहीं है। और पाकिस्तान में आपने देखा है कि रेजिम चेंज हुई और बड़े जो थे ना आसान तरीके से होगी, लेकिन पाकिस्तानी अवाम ने उसको मुस्तरद कर दिया। जी हाँ। तो ये अमेरिका यानी इज़राइल अपने मुफादात के लिए अमरीकियों की जान खतरे में डाल रहा है और अमरीका इज़राइल के मफादात के लिए अरबों की जान खतरे में डाल रहा है। इसीलिए अरबों ने कहा कि हमारी जो माशी तरक्की हो रही है, हम पे अगर ईरान के मिसाइल आएंगे, और ईरान ने सबको वाजे कह दिया कि जहाँ-जहाँ अमरीकी अड्डे हैं खित्ते में, वो उधर उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल्स फिट कर दिए हैं। यानी इस वक़्त ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वो तमाम अड्डों को निशाना बनाकर उन्होंने फिक्स कर दिए हैं। वो हमले के लिए तैयार है, बल्कि प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक के लिए तैयार है। अब आप ये देखें कि आज कुछ खबरें आई जिसकी सरकारी तौर पर तरदीद अभी तक सामने नहीं आई है। यानी मैंने कुछ लोगों से बात की, जानने की कोशिश की, तो कोई वैसे तो बैकग्राउंड में तो उन्होंने इस चीज़ को मुस्तरद किया है। लेकिन जब इस तरह की कोई चीज़ आती है जो पाक-ईरान बॉर्डर के हवाले से की जा रही है? जी, पाक-ईरान बॉर्डर के कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ। आज सुबह मतलब है कि एक खबर आई कि जी 30,000 इज़ाफ़ी ट्रुप्स पाकिस्तान ने पाक-ईरान बॉर्डर, जिसकी लेंथ जो है वो 1000 किलोमीटर है तकरीबन, तो वहाँ पे डिप्लॉय कर दिए हैं। अब ये ऑब्वियसली इंडियन मीडिया की तरफ से, इंडियन उसकी उधर से ये बात सामने आई। लेकिन इसकी ना दफ्तर खारजा से कोई तरदीद हुई और ना ही जो है वो फौजी हुकाम की या तर्जुमान की तरफ से कोई इसके ऊपर वजाहत आई। अब चलें, हमारा देखें, अगर अब ईरान में, मैंने आपको कहा अफ़गानिस्तान की पॉपुलेशन जो है ना वो लगभग कोई 40 मिलियन या 41 मिलियन है। इट इज़ लेस देन हाफ ऑफ ईरान पॉपुलेशन। यानी ईरान की पॉपुलेशन जो है उसका एक जी। तो अगर अफ़गानिस्तान में सूरत-ए-हाल ख़राब होती है तो हमें लाखों अफ़गान महाजिरीन जो हमने वापस भेज रहे हैं, पाकिस्तान के ऊपर ये इल्ज़ाम नहीं आना चाहिए कि पाकिस्तान जो है ना वो शायद ईरान में रेजिम चेंजिंग ऑपरेशन में मुलव्वस है या पाकिस्तान जो है उसमें कोई
सहूलतकारी कर रहा है, ये बात पाकिस्तान पे नहीं आनी चाहिए। लेकिन बिल्कुल। मैं ये तवक्को कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है, इसकी तरफ से एक वाज़ेह ठोस बयान आना चाहिए था। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें, आपने गज़ा में पीस फ़ोर्स की बात की थी, स्टेबलाइज़ेशन फ़ोर्स की बात की थी। अब मार्को रूबियो का बयान आया कि पाकिस्तान ने खुद पेशकश की और हम पाकिस्तान के शुक्रगुज़ार हैं इस मामले के ऊपर। हाँ जी। अब पाकिस्तान एक तरफ गज़ा में अमन फ़ोर्स के लिए अपनी पेशकश कर चुका है। पाकिस्तान एक तरफ वो जो 20 नुकात हैं, उसकी सपोर्ट कर चुका है। फिर पाकिस्तान जो था वो शर्म शेख जाके वो मीटिंग अटेंड कर चुका है। आपको पता है वो सैल्यूट भी मारा गया था उस वक़्त। जी हाँ, तो बिल्कुल। तो बात ये कहने की कि बज़ाहिर तो हम जो हैं वो इस वक़्त अमेरिका के कैंप में नज़र आ रहे हैं हुँ, और बयान ना आना कि अब मामला क्या है? मामला ये है कि ईरान में किसकी हुकूमत होनी चाहिए, इसका फैसला किस तरह होता है? इलेक्शन से होता है। इलेक्शन के ज़रिए वहाँ पे ईरानी सदर जो हैं वो इलेक्शन जीत के आए और सदर बन गए। तो ये तो कोई कंट्रोवर्सी थी ही नहीं। अब कंट्रोवर्सी क्या है? कंट्रोवर्सी ये है कि वहाँ पे हम ऐसी लीडरशिप ले आएँ जो कि हमास के मामले में या उसके मामले में हमारे साथ ताउन करे। चीन, रूस और जो मिडल ईस्ट के ममालिक हैं, हमें हाँ तो जी, पोज़ीशन उस तरफ लेनी चाहिए। हम अगर इस बिल्कुल। वक़्त खड़े होकर ये कहें कि हम गैर जानिबदार हैं, यहाँ तक कि आप देखें कि ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने भारतीय वज़ीर ख़ारिजा से भी टेलीफ़ोन पे बात की है। लेकिन ईरानी वज़ीर ख़ारिजा जो पाकिस्तान आए, ईरानी सदर पाकिस्तान आए, उन्होंने अभी तक पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा या पाकिस्तान के वज़ीर-आज़म से कोई टेलीफ़ोन पे राब्ता नहीं किया। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि ईरान ये क्यों नहीं समझता कि वो पाकिस्तान से भी बातचीत करे या पाकिस्तान क्यों नहीं समझता कि वो ईरान के हवाले से दे। पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं इक़्तिदार में, वो आराम से जहाज़ में बैठते हैं, दुबई लैंड कर जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल तो ऐसा ही है। गवादर गवादर पोर्ट जो है वो डेवलप ना हो सके, वो सी पैक का जो मामला है वो रुका रहे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको एक बात याद करा दूँ कि जी, G20 की मीटिंग हुई थी अभी 2023 में, सितंबर में, ठीक है? क्योंकि सितंबर में इंडिया में ये G20 की मीटिंग हुई थी जिसमें इंडिया, यूरोप, मिडल ईस्ट जो इकोनॉमिक कॉरिडोर जो था इसकी बात तय पाई थी। अब ये जो आपने रेड सी की बात की, ये सोमालीलैंड की जो बात की, ये सुएज़ कनाल का जो मामला है, ये सारा उससे जुड़ा हुआ है। क्योंकि गवादर अगर डेवलप नहीं होता और ये जो प्रोजेक्ट था जिसका हाइफा बंदरगाह है इज़राइल की, ये जी, उधर जाता है और बीच में ग्रीक जहाँ पे यूनान जो है, जहाँ पे अभी नेतन्याहू जो कातिल फ़लस्तीनियों का कातिल जो है, वो उसका तैयारा अभी कल वहाँ पे मौजूद था और वो जब लास्ट टाइम भी हमले हुए थे तो वहीं किया था। और ये जो कॉरिडोर जो मैं आपको बता रहा हूँ जिसका इंडिया में मंसूबा फाइनल हुआ था, ये वहाँ से जाता है और इसका मकसद क्या है? इसका मकसद चीन का जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बेल्ट एंड रूट है उसको स्कैटल करना है। बात फिर लंबी हो जाती है। टू मेक इट शॉर्ट, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि यूएई के कॉन्टेक्स्ट में यानी अगर आपकी सारी दौलत उधर जा रही है जी, और आपका ब्यूरोक्रेट है, आपका एलीट तबका, आपका पॉलिटिकल तबका, सब पैसा हम यहाँ से लूट के उधर मुंतकिल कर रहे हैं। आई थिंक टाइम हैज़ कम कि आप फैसला कर लें। 8 फरवरी आ रहा है और वो एक बिल्कुल सही है। रेफरेंडम होगा इस निज़ाम के हवाले से। बिल्कुल ठीक है। इसी के साथ हम जी गुफ्तगू का इख्तिताम करते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया फ़खर भाई और इंशाअल्लाह जी हम दोबारा अगले प्रोग्राम में किसी अच्छे मौज़ू के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।